नमस्कार साथियों। पहले तो मैं परिचय देता हूँ। मेरा नाम अखिलेश मीनार है। मैं मध्य प्रदेश के धार जिले की सरदारपुर तहसील के ग्राम दसाई का निवासी हूँ। मैंने अपनी जो प्रारंभिक शिक्षा है वो गृह ग्राम के स्कूल सरस्वती शिशु मंदिर से पूर्ण की है। इसके पश्चात मेरा जो ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन हुआ है वो इंदौर के जीएससीसी कॉलेज से हुआ है। और मेरा इस दौरान मेरा जो मीडियम था वो हिंदी था। मैंने बेसिकली जो एमपीपीएससी की जो तैयारी है वो मैंने 2021 से स्टार्ट की थी, 21 या 22 स्टार्ट की थी। 2022 जनवरी 2022 से मैंने तैयारी स्टार्ट की। और तैयारी के दौरान इसके पहले मैं छोटी छोटी तैयारी कर रहा था, एमपी कांस्टेबल की, एमपी और जो व्यापम की एग्ज़ाम थी। पर मुझे लगा कि मुझे कुछ बड़ा करना चाहिए, तो मैंने स्टार्ट एमपीपीएससी को चुना। और एमपीपीएससी के दौरान मैंने 2022 का मेरा पहला अटैम्प्ट था। क्योंकि 2022 में ही मैंने तैयारी स्टार्ट की, तो 2022 की तैयारी करते हुए मुझे एक साल एक्स्ट्रा मिल गया। और बेसिकली ऐसा हुआ कि 2022 की मैंने तैयारी स्टार्ट की, तो 2022 का पूरा साल मैंने मेंस के नोट्स तैयार किए। और मेंस के नोट्स तैयार करने के बाद चूँकि 2022 का जो प्री था वो 2023 में हुआ, तो मुझे एक साल का अच्छे से मेरे को मौका मिल गया तैयार करने का। नोट्स तैयार किए मैंने। 2023 का प्री आया, प्री को अच्छे से 2-3 मंथ अच्छे से प्रिपेयर करके मैंने प्री दिया। प्री के साथ उसके बाद मेंस आगे बढ़ता गया, तो मुझे लगभग, और जो एग्ज़ाम लेट हुई थी उसके अलावा जो 2023 का प्री था, लगातार एग्ज़ाम आने लगी फिर 2023 की, 2024 की। तो लगातार मैंने 2-3 साल में लगभग एमपीपीएससी की 2022, 2023 और 2024 की मैंने तैयारी की। और मैं 2022 में ही मेरे प्रथम प्रयास में जनवरी 2025 में मेरा सिलेक्शन वाणिज्य का निरीक्षक के पद पर हुआ। और वर्तमान में मैं इंदौर में पदस्थ हूँ। और रही बात अभी हाल फिलहाल के जो रिजल्ट की, तो एमपीपीएससी 2024 में मेरा चयन उप पुलिस अधीक्षक डीएसपी के पद पर हुआ है। और 2023 का रिजल्ट पेंडिंग है। और 2024 का मेरा जो मुख्य परीक्षा का जो मेंस अभी आना शेष है। तो लगातार मेरी एग्ज़ाम का जो निकलती है उसका मैं आपको जर्नी बताना चाहूँगा कि किस प्रकार से एक एक बार मैंने 2 साल अच्छे से तैयारी की। और उस दौरान मेरी जितनी भी एग्ज़ाम थी, लगातार एमपीपीएससी सिविल सर्विसेज की तीनों एग्ज़ाम मैंने क्रैक की। और भी एक का रिजल्ट पेंडिंग है और 2 मुझे सफलता प्राप्त हो चुकी है। तो रही बात, अब मैं बताता हूँ आपको कि ये तैयारी के दौरान क्या क्या समस्या का सामना करना पड़ा। क्योंकि मैंने जो तैयारी की, मैंने सेल्फ स्टडी के माध्यम से तैयारी की। इस दौरान इस दौरान मेरे को सबसे बड़ी समस्या थी नोट्स कंपाइल करने की। क्योंकि मार्केट में बहुत सारे नोट्स थे, मैंने अपनी सेल्फ स्टडी की। तो उस दौरान क्या होता है कि मार्केट में बहुत सारे नोट्स होने के कारण थोड़ा कन्फ्यूज़न होता है। तो मैंने मार्केट से जो भी नोट्स थे, थोड़ा यूट्यूब का सहारा लिया, थोड़ा सा गूगल से सहारा लिया। गूगल से सबसे नोट्स कंपाइल करके अच्छे से नोट्स बनाए। वो नोट्स मेरे को आज भी काम आते हैं। उसके बाद चूँकि आपने देखा होगा कि एमपीपीएससी का जो पेपर होता है उसमें जो मेंस का पेपर है, मेंस में 6 पेपर होते हैं। मेंस में 6 पेपर होते हैं, तो मेंस के जो 6 पेपर है उसके लिए मैंने कुछ स्ट्रेटजी बनाई थी। मेंस के दौरान मैंने सबसे बड़ा ध्यान रखा था कि सब नोट्स मैंने बना कर रख लिए थे। चूँकि जो मेंस के जो पेपर है लगातार 6 दिन होते हैं, कि सोमवार से स्टार्ट होते हैं तो शनिवार तक 6 पेपर चलते हैं, मतलब मैराथन चलते हैं। उसमें आपको पेपर भी देना है। उसके बाद आपके पास समय कम रहता है, जैसे कि 10 से 1 तक आपका पेपर रहता है, 2 पार्ट में रहता है, 300 नंबर का पेपर रहता है। उसके बाद समय आपको पास कम मिलता है कि इसको कैसे अपन कंपाइल करें, या 10 यूनिट है तो 10 सब्जेक्ट को अपन कैसे तैयार करें। तो मैंने उस दौरान शॉर्ट नोट्स बना लिए थे। तो फर्स्ट जो पेपर था उसको मैंने 3-4 दिन दिए। उसके अलावा जो सेकेंड, थर्ड और फोर्थ पेपर था मेंस में स्पेशली, उसके लिए मैंने शॉर्ट नोट्स बना लिए थे। और लगभग मुझे 8 घंटे मिलते थे। पेपर दे के आता था, 1 बज जाती थी। 1 बजे के बाद 2 बजे तक खाना वाना, थोड़ा बहुत सोना, 3 बज जाती थी। मतलब 3 बजे से 12 बजे के बीच में मैं 8 घंटे या 7 घंटे निकाल लेता था। और 7 घंटे में मैं 10 यूनिट रिवाइज करके, मतलब जो अगला पेपर है उसकी तैयारी करके जाता था। तो लगभग सेकेंड पेपर, थर्ड पेपर और फोर्थ पेपर, यही मैंने स्ट्रेटजी अपनाई। बाकी 6 पेपर हिंदी का होता है, उसमें तो लोड नहीं होता है। और 6 पेपर निबंध का होता है। तो इस प्रकार से मैंने अपनी तैयारी को नया आयाम दिया था। और रही बात फिर इंटरव्यू की, तो इंटरव्यू मेरा जो एक्सपीरियंस है वो अभी तक तो मैंने 3 इंटरव्यू दे दिए हैं। क्योंकि इंटरव्यू का अनुभव तो अपन नंबर के आधार पर करते हैं। तो मुझे जो मेरा फर्स्ट इंटरव्यू था
APPSC 2022 का, वो माननीय शर्मा सर के बोर्ड में इंटरव्यू था। उस दौरान क्या होता है कि चूँकि मेरा पहला इंटरव्यू था और कभी मैंने मंच फेस नहीं किया था, मतलब आज तक मैंने कहाँ जाकर मतलब बातचीत नहीं की थी, तो मुझे डर लगता था इंटरव्यू कैसे फेस करूँगा मैं। प्री हो गया, मेंस हो गया, इंटरव्यू का डर था। फिर ठीक है, धीरे धीरे मैंने इंटरव्यू की तैयारी की, थोड़ी मिरर मिरर प्रैक्टिस की, जैसे कि अभी कैमरे के सामने आपके सामने बैठा हूँ, ऐसे ही सामने खुद की तैयारी को खुद से बात करता था, खुद को क्वेश्चन देता था कि ये क्वेश्चन पूछे तो मैं आंसर कैसे दूंगा। तो इस प्रकार से खुद से क्वेश्चन पूछता था, अपना परिचय खुद को बोल के कहाँ से बोल कर देखता था कि कैसा बोल रहा हूँ, फिर वापस उस वीडियो को देखता था। धीरे धीरे करके मैंने 2-3 महीने प्रैक्टिस की, तो कम से कम जो हेजिटेशन थी वो दूर हो गई। फिर बात थी कि वहाँ का जो प्रेशर हैंडल करने का, सबसे बड़ी बात तो प्रेशर था इंटरव्यू का। तो इंटरव्यू का प्रेशर, चूँकि शर्मा सर का बोर्ड था तो एक प्रेशर तो रहता ही है, और फर्स्ट अटैम्प्ट था, तो साथ में जो भी सहपाठी थे उन्होंने मेरे को थोड़ा सहज करवाया, उनकी एक महत्वपूर्ण भूमिका रही वहाँ पर। और कहीं ना कहीं इस जर्नी के दौरान बहुत सारे लोग रहे जिन्होंने मेरे को सपोर्ट किया, और इंटरव्यू में एंटर करा। उन्होंने कुछ मेरे लोकल से क्वेश्चन पूछे, कुछ पाठ्यक्रम से पूछे, कुछ ऐसे क्वेश्चन थे हाइपोथेटिकल जिसमें मुझे फंसाने की कोशिश करी। तो इस प्रकार से पहले इंटरव्यू का अनुभव मिला जुला रहा, और एट लिस्ट उसका रिजल्ट जो अभी आया जनवरी 2025 में, उसको मुझे पद प्राप्त हो गया, पर इंटरव्यू नंबर मुझे कम मिले। मुझे 175 में से 84 नंबर मिले, मतलब 84 नंबर मिले, मतलब जो कि एक औसत नंबर है, इससे कुछ बेहतर किया जा सकता था। और मेरा फिर उसके बाद 2023 का भी इंटरव्यू कॉल आया, और 2025 का भी आया। अगस्त अगस्त में जुलाई में मैंने 2023 का इंटरव्यू दिया, और 2024 का इंटरव्यू जो अभी DSP के पद पर चयन हुआ है, ये मेरा इंटरव्यू था, तीसरा इंटरव्यू था। ये अगस्त में हुआ था मेरा, 20 अगस्त को इंटरव्यू था। इस इंटरव्यू के दौरान माननीय जो बोर्ड के अध्यक्ष थे, मेहरा सर का बोर्ड था, उन्होंने कुछ कुछ मेरे आर्गुमेंट भी हुए उनसे, कि उन्होंने मेरे से पूछा कि आप पहले ही जॉब में हो तो जॉब में आना क्यों चाहते हैं। इस प्रकार से कुछ मुझे फंसाने की कोशिश करी कि क्यों डिप्टी कलेक्टर बनना है वगैरह वगैरह। तो फिर मैंने भी उनको सहजता से उत्तर दिया, ठीक है सर, मेरा कुछ सपना है, मैं बचपन से चाहता हूँ, ऐसा करके मैंने उस क्वेश्चन को बताया। बाकी मेरी हॉबी से कुछ क्वेश्चन हुए थे, कुछ मेरे जो कॉलेज था अटल बिहारी वाजपेयी, तो अटल बिहारी जी को पकड़ा उन्होंने, उनकी जन्मतिथि पुण्यतिथि पूछी, उनकी कविताएं पूछी, कुछ हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछे। तो कहीं ना कहीं मेरा जो एक पोर्शन था, अटल जी की एक कविता सुना दी मैंने, तो मुझे लगता है कि ऐसे क्वेश्चन से मेरा जो बेहतरी से मैं उत्तर दे पाया, तो उसका मुझे लगता है कि एक इम्पैक्ट पड़ा, और मुझे 185 में से 110 नंबर प्राप्त हुए, और वर्तमान में आपके समक्ष DSP के रूप में बैठा हुआ हूँ। तो इस प्रकार से प्री मेंस इंटरव्यू के जो मेरा अनुभव मैं आप शेयर करता हूँ। अब अगली बात आती है कि बच्चे का एक प्रश्न होता है कि बुक लिस्ट की बात आती है कि आपने कौन सी बुक से पढ़ा। तो सर्वप्रथम अगर कोई भी बच्चे के पास अगर समय है और वो तैयारी करना चाहता है, तो 2-3 साल है, तो उसको स्टैंडर्ड बुक एक बार पढ़ना चाहिए। NCERT पढ़ सकते हैं। स्टैंडर्ड बुक में राजनीति के लिए आप लक्ष्मीकांत को प्रेफर कर सकते हैं, स्पेक्ट्रम को इतिहास के लिए रामचंद्र शर्मा की जो प्राचीन भारत के लिए प्रेफर कर सकते हैं, इकोनॉमिक्स के लिए आजकल तो मार्केट में बहुत सारे नोट्स आ गए। तो आपको अगर अच्छे से पढ़ना है, सिद्धांत वाइज की आपको गहराई से सिद्धांत पढ़ना है, तो कहीं ना कहीं आप उसके जो भी स्टैंडर्ड बुक है उनका सहारा ले सकते हो। और अगर आप 1 साल में, आपके पास 1 साल का समय है, तो आप कुछ इस तरह की तैयारी कर सकते हैं। जैसे कि मेरे पास समय कम था, तो मैंने इतिहास के लिए आकर IAS के नोट्स का सहारा लिया था, और जियोग्राफी के लिए दृष्टि की भी बुक अच्छी है। और उसके बाद जो पॉलिटी के नोट्स, सिविल जॉब्स के नोट्स अच्छे थे, तो उनको मैंने प्रेफर किया था। और सोशोलॉजी के भी मैंने सिविल जॉब्स के नोट्स लिए थे, और दृष्टि IAS से मैंने एथिक्स पूरा करा था। और जो साइंस का था वो थोड़ा बहुत यूट्यूब पे देख के कहीं ना कहीं मैंने अलग अलग सोर्स के माध्यम से उसको पूरा किया था। तो आप इसको अपना सकते हैं। वर्तमान में जो मैंने बुक लिस्ट बताई है कि आपको मेन से इससे पढ़ सकते हो आप, पॉलिटी वगैरह। और इकोनॉमिक्स के लिए आकर IAS के नोट्स भी अच्छे हैं, तो इसको भी आप प्रेफर कर सकते हो। और रही बात आपकी निबंध की, तो निबंध के लिए आपको डेली न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए।
न्यूज़पेपर में क्या होता है कि आपकी एक सोच विकसित होती है कि आज एक संपादकीय वाला बीच में एक पेपर आता है, मतलब एक पृष्ठ आता है संपादकीय, उसमें आर्टिकल रहते हैं, तो उस आर्टिकल को आप पढ़ सकते हैं। तो धीरे धीरे आपकी सोच विकसित होगी, उसका उपयोग आपका निबंध में भी आपको उसका उपयोग है, साथ ही इंटरव्यू में आपकी वाक्पटुता थोड़ी अच्छी होगी, आप क्वेश्चन को आंसर कैसे दे रहे हैं वो अच्छा होगा आपका। और कहीं ना कहीं आपकी भाषा शैली भी सुधरेगी, आप मेंस की राइटिंग करते हैं तो आपकी जो गलतियां हैं वो भी सुधरेगी। तो मुझे लगता है कि अगर एक सिविल सर्विस की तैयारी एक व्यक्ति कर रहा है तो उसको न्यूज़पेपर तो 1 घंटे डेली पढ़ना ही चाहिए, उसकी शुरुआत ही दिन की न्यूज़पेपर्स होना चाहिए, क्योंकि वो प्री में भी इम्पोर्टेंट रखता है, क्योंकि प्री में करंट अफेयर रहता है। और मेंस में चूँकि आपकी भाषा शैली और निबंध में उपयोग होता है, और इंटरव्यू में आपकी जो गहराई है आपकी बात करने की उसको दर्शाता है। तो कहीं ना कहीं न्यूज़पेपर को आपको, मैं दैनिक जागरण पढ़ता था और उसका जो एमपी में एक नया वर्जन आता है नई दुनिया करके, उसको भी आप पढ़ सकते हो, या दैनिक भास्कर को भी पढ़ सकते हो। ये कुछ पेपर है जो एमपीपीएससी वाले को के इतने में काम हो जाता है, मतलब अब नई दुनिया पढ़ सकते हो, उसमें आपका काम हो जाएगा। और अगर यूपीएससी करना है तो फिर तो आपको स्टैंडर्ड पेपर पढ़ने पड़ेंगे, जनसत्ता, द हिंदू, इस प्रकार से आप प्रयोग कर सकते हैं। तो मेंस, और मेंस की अब बात आती है कि मेंस में, तो मेंस के लिए प्रैक्टिस करने के लिए आपको खुद से आंसर राइटिंग करनी चाहिए। जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं कि 2016, 17, 18, 19, 20 भले से चेंज होता जा रहा है, परंतु अपन को देखना है कि अपने सिलेबस में कौन सी चीज़ है, उससे क्या क्वेश्चन आए हैं, क्योंकि क्वेश्चन पीएससी क्या है, इसके इर्द गिर्द ही पूछता है। तो आपको क्या करना है कि आपको आपको जो मेंस के लिए एक एक टेस्ट ज्वाइन कर सकते हैं आप। उसके अलावा मेंस के लिए आप टेस्ट ज्वाइन कर सकते हैं और खुद से राइटिंग कर सकते हैं, क्वेश्चन अच्छे अच्छे क्वेश्चन निकाल के खुद से लिखना, उसको खुद से तैयार करना, या किसी से चेक करवा लेना अपने, अगर रूममेट अगर हो सके तो एक 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 आपका समूह बना लीजिए, मतलब ग्रुप बना लीजिए, ताकि आप जो भी क्वेश्चन अगर बोलते हैं या क्वेश्चन अगर कोई भी लिखते हैं तो आपके अगर सहपाठी भी अगर पीएससी की तैयारी कर रहा है तो आपको अच्छे से आपकी गलती बता देगा, आप उसकी गलती बता दोगे। मैंने तैयारी का सबसे बड़ा मेरा रीज़न था कि इतने पहले प्रयास में सफलता मिलना, लगातार मेंस निकलना, इसका एक कारण था कि जो हमारा एक समूह था, मतलब जो ग्रुप स्टडी करते थे हम, उसमें ही करते थे कि हमने टेस्ट सीरीज भी लगा रखी थी और खुद से राइटिंग भी करते थे, मतलब 4-5 टेस्ट लिख लेना, राइटिंग कर लेना, उसके बाद फिर टेस्ट लिखाते थे कोचिंग में, किसी भी कोचिंग की ज्वाइन करके। तो कहीं ना कहीं हमारी यूनिट वाइज भी चीज़ें कंप्लीट होती थी, पार्ट वाइज भी कंप्लीट होती थी, तो उसका अच्छा बेनिफिट मिला। और गलती जो हमारे दोस्त थे वो हमको बता देते थे गलती। तो कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ों से मेंस की तैयारी अच्छे से हुई। क्योंकि मेंस में आपने देखा होगा 1500 अंकों का होता है, 6 पेपर होते हैं, इसमें से लगभग 800, 850 अगर नंबर ले आते हो तो आप टॉपर बन जाते हो, तो लगभग 50 से 55% पे आप टॉपर बन जाते हो। तो कहीं ना कहीं आपको यही ध्यान रखना है कि अच्छे से तैयारी करो, मेंस की सिलेबस कंप्लीट करो, हो सके तो नोट्स बना लो, और नोट्स बना लिए तो उसके थोड़े थोड़े शॉर्ट नोट्स बना लो, ताकि एग्ज़ाम टाइम पे कम समय में आपको रिवाइज करने के लिए बेहतर चीज़ से काम आ सके। उसके अलावा आपने मेंस की राइटिंग करो अच्छे से, और ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट लिखने का प्रयास करो, ताकि आपका जो स्पीड है स्पीड मेंटेन होगी, आप पेपर नहीं छूटेगा। सबसे बड़ा चीज़ होती है, सबसे पहली चीज़ आपको अच्छी करना है कि आपका पेपर नहीं छूटना चाहिए, तो इसलिए कोशिश करना है कि आपका पेपर कंप्लीट हो जाए। उसके बाद दूसरी चीज़ होती है कि आपको कंटेंट पे ध्यान देना है, क्योंकि एमपीपीएससी मेंस में क्या होता है कि 2 नंबर के क्वेश्चन अति लघु उत्तरीय, फिर लघु उत्तरीय 7 नंबर के क्वेश्चन, और दीर्घ उत्तरीय जो 10 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि आपको समय डिवाइड कर लेना है। मैंने क्या किया था कि पहले जो कि पुराना सिलेबस था उसमें 3 नंबर के, 5 नंबर के और 11 नंबर के थे, तो मैंने टाइम डिवाइड कर रखा था कि 3 नंबर वाले क्वेश्चन में अति लघु में 1 मिनट दूंगा, मतलब 15 मिनट, 15 क्वेश्चन में 15 मिनट उसको दूंगा। फिर 10 क्वेश्चन आएंगे 5 नंबर के, तो उनको 3 मिनट दूंगा, उसमें 30 मिनट मेरे खर्च होंगे। लास्ट के जो 2 पेज के जो क्वेश्चन रहते थे, मतलब 11 नंबर क्वेश्चन, उनको मैं देता था 45 मिनट, और 90 मिनट में मेरा एक पार्ट कंप्लीट हो जाता था। और 90-90 करके 2 पेपर होते थे उसमें, तो लगभग 3 घंटे का पेपर कंप्लीट हो जाता था। तो मैंने ये स्ट्रेटजी अपनाई थी। आपको भी, मुझे लगता है कि आपको जो क्वेश्चन की प्रकृति है, कि अगर क्वेश्चन की प्रकृति अगर
डायरेक्ट पूछ रहा है कि स्टार्टअप इंडिया कब स्टार्ट हुआ था, तो अपने को डायरेक्ट ही लिखना है कि भैया 16 जनवरी 2016 को स्टार्ट हुआ था। अपने को एक्स्ट्रा क्यों लिखना है कि उसके उद्देश्य क्या थे, लक्ष्य क्या थे। वही टाइम बचाकर आपको 7 नंबर जो कि 7 मार्कर का हो गया है उसमें आप बेहतरी से कर सकते हो। बाकी तो आप ठीक है कि 10 नंबर के जो क्वेश्चन में एक फ्लो डायग्राम है, भूमिका, निष्कर्ष वगैरह बना के अच्छे से कर सकते हो। बाकी जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे, कि जितने आपने टेस्ट लिखोगे इतना आपका परफेक्शन आएगा। मैंने लगभग 2022 की मैं तैयारी के दौरान लगभग मैं 60 से 70 टेस्ट लिख चुका था। और आपको बता देता हूँ कि उसमें मेरा चयन तो हो गया था जीएसटी इंस्पेक्टर में। बाकी उसी की बदौलत, चूँकि 2024 में का मेंस था, जब 2022 की इंटरव्यू की तैयारी भी कर रहा था, तो मैं इसमें एक भी टेस्ट नहीं दे पाया था। तो फिर भी मेरा अभी आपके समक्ष देख रहे हैं, आपके डीएसपी के पद पर चयन हुआ है। और यहाँ पर मैंने एक भी टेस्ट नहीं लिखा था। तो जो मेरी पुरानी तैयारी थी वही मेरे को काम आई। और आप भी देख सकते हैं कि जो पुरानी तैयारी थी उसके माध्यम से मैंने ना मेरा पेपर छूटा, कंटेंट भी अच्छा गया और मेंस में भी अच्छे खासे नंबर है। ठीक है, मेरे को मेंस में 752 नंबर प्राप्त हुए, जो कि एक अच्छे नंबर माने जाते हैं। तो आप भी, चूँकि मेरे पास समय कम था और मैं प्रैक्टिस नहीं कर पाया था, तो भी अच्छा परिणाम प्राप्त किया। तो आपसे भी आशा करता हूँ, यदि आपने मेहनत कर ली, यदि जिस दिन आपने अगर 80 से 80 टेस्ट लिख दिए, तो आपको आपका इंटरव्यू काल निश्चित है, भले ही से आप एवरेज स्टूडेंट है या फिर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। मुझे लगता है कि मेन समय आपने इतनी मेहनत कर ली तो आपका परफेक्शन भी आ जाएगा और आप सब कुछ अचीव कर पाओगे। और फिर इंटरव्यू, चूँकि इंटरव्यू में थोड़ा सा किस्मत का ख्याल रहता है कि कौन सा बोर्ड है या कुछ रहता है कि आगे वाले से क्या क्वेश्चन पूछे गए, पीछे वाले से फिर उसकी अपेक्षा थोड़ा कम, थोड़े टफ भी पूछे जा सकते हैं, आसान भी पूछे जा सकते हैं। तो इसलिए अपने को ध्यान रखना है कि अपन मेन से ही अपना इतना बेहतर कर लो कि इंटरव्यू के भरोसे ना रहना पड़े। बाकी ठीक है। बाकी अगर प्रीलिम्स की बात की जाए, चूँकि प्रीलिम्स इस इसको इस एग्ज़ाम में इंटर करने का सबसे बड़ा जो माध्यम है वो प्रीलिम्स है। अगर प्रीलिम्स आपका नहीं निकला तो आपको मेंस में बैठने की योग्यता नहीं प्राप्त होगी। इसलिए आपको प्रीलिम्स पे भी उतना ही ध्यान देना है जितना मेंस पे देना है। यदि आपका प्री आ गया है, अगर प्री की डेट आ गई है, तो आपको लगभग, अगर नया एस्पिरेंट है तो लगभग 3 महीने तो उसको प्री में देना चाहिए। प्री में जो क्वेश्चन है, मैंने क्या स्ट्रेटजी अपनाई थी, चूँकि एमपीपीएससी में आपने देखा होगा कि प्री के पेपर में, प्री के पेपर, हाँ, अदीप कुमार जी का आया है कुछ कमेंट, प्रीलिम्स की स्ट्रेटजी, हाँ उस पर ही डिस्कशन करते हैं अपन कि जो प्री होता है, क्योंकि प्री प्री निकालना आवश्यक है, साल में एक बार होता है। तो यदि आपका प्री नहीं निकलता तो लगभग माना जाता है कि एक साल आपका पूरा बर्बाद होता है। इसलिए प्री निकालना आवश्यक है, इसलिए प्री पर आपका पूरा फोकस होना चाहिए। डेट आ गई है, उससे 3 महीने आपको प्री ही पढ़ना चाहिए। तो आप ऐसा कर सकते हैं कि प्री प्री के लिए सबसे बड़ा पोर्शन होता है, 40 नंबर का आता है एमपी। तो आप एमपी की जो, एमपी की जहाँ जहाँ से भी आपने एमपी पढ़ रखा है, मैंने परीक्षा धाम से पढ़ रखा था, तो आप एमपी को परीक्षा धाम से एक डिस्क्रिप्टिव वाली बुक भी पढ़ सकते हैं, उसके बाद उसके ऑब्जेक्टिव लगा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं वो बहुत हेल्पफुल रहता है। यदि 40 क्वेश्चन में आपने 35 क्वेश्चन भी अगर आपने सही कर दिए, तो कहीं ना कहीं आपकी जो प्री निकालने की संभावना अधिक हो जाती है। और दूसरी बात आती है कि 40% हो गया, 4 यूनिट मान ली जाए कि एमपी की है, उसके अलावा आप छोटी छोटी यूनिट पर ध्यान दीजिए। जैसे कि जनजाति वाली यूनिट है, उसमें आप कम पढ़ोगे और अच्छे से उसके 10 नंबर के क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो। और उसके अलावा आईटी वाली यूनिट है, करंट अफेयर यूनिट है, और स्वास्थ्य और जो पर्यावरण वाली यूनिट है, उन 4 यूनिट को उठा सकते हो। 40 नंबर अपन ने एमपी में गेन कर लिए, 30 नंबर, 40 नंबर का, 30 30 35 नंबर का अपना लास्ट की 4 यूनिट हो गई। अब बचे कितने, 25 नंबर। अब 25 नंबर में आपको क्या पढ़ना है, हिस्ट्री पढ़ना है, जो एक अथाह सागर है। तो हिस्ट्री या तो आपने पहले पढ़ रखी हो, तो उसके लिए आप एक घटना चक्र लगा सकते हैं, ताकि जो अभी नए नए टॉपिक जुड़े प्रीलिम्स में, वेद, उपनिषद, पुरुषार्थ, उसको आप अच्छे से करने के लिए आप घटना चक्र की जो बुक आती है उसके जो शुरू शुरू टॉपिक लगा लोगे, तो आपका जो वेद पुराण वाला जो भी टॉपिक है आपका वो अच्छे से कवर हो जाएगा। नहीं तो आपके पास समय कम है तो आप लुसेंट पढ़ के भी जा सकते हो। मैंने मेरी जो जर्नी में लुसेंट को एक ब्रह्मास्त्र के रूप में
अपनाया था, प्री में भी अपनाया और मेंस में भी अपनाया था, तो आप भी उसे प्रेफर कर सकते हो। उसके अलावा भूगोल की बात है तो भूगोल आप अच्छे से पढ़ सकते हो। भूगोल की भी आती है घटना चक्र, उसको भी लगा सकते हो। भूगोल लुसेंट से पढ़ सकते हो। दृष्टि के नोट्स अच्छे हैं, दृष्टि की क्विक बुक आती है वो नोट्स अच्छे हैं। उसके अलावा फिर पॉलिटी, पॉलिटी के लुसेंट में अच्छे जो जो टॉपिक दे रखे हैं उसको पढ़ लो अच्छे से आप, उसकी भी घटना चक्र लगा सकते हो। ये जो पोर्शन है इसमें आपको पढ़ना बहुत पड़ता है, और जो वेटेज है इनका लगभग 30 एक नंबर का वेटेज है, और थोड़ी बहुत इकोनॉमिक्स है तो इनका वेटेज कम है। तो इस पर अपन ऐसा ध्यान दो कि यार ये क्वेश्चन अपन कम पढ़े और अपने नंबर अच्छे आ जाए, तो इसलिए अपने को 70 नंबर का जो पोर्शन है वो अपन वहीं से कवर कर सकते हो। 30 नंबर में अपन ज़्यादा माथापच्ची मत करो। ये अगर अपने को याद नहीं आ रहा है तो अपन क्या कर सकते हैं कि 3-4 जो सब्जेक्ट है उनके ऊपर ऊपर से घटना चक्र लगा सकते हैं, लुसेंट पढ़ के भी जा सकते हैं। बाकी जो मार्केट में नोट्स है उनका अपन प्रयोग कर सकते हैं। एक इकोनॉमिक्स का जो भी वेटेज जुड़ा है एमपी और उसकी इंडिया इकोनॉमी, उसमें अच्छे अच्छे नोट्स आ गए, महात्मा गांधी के हैं, चैम्पियंस के हैं, और ओमकार आईएएस ओमकार के हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो 3-4 बुक भी प्रेफर कर सकते हैं। तो मेरी स्ट्रेटजी यही रहती थी कि मैं पहले एक बार स्टैंडर्ड बुक्स फॉलो करता था, उसके बाद फिर लुसेंट पढ़ता था, उसके बाद कुछ शॉर्ट नोट्स बना लिया था मैंने कि यहाँ से क्वेश्चन आना ही है, कि अपने को पता है कि 10-15 क्वेश्चन यहाँ से आना है, तो उसके लिए मैंने कुछ शॉर्ट नोट्स बना लिए थे। जैसे कि जनजाति के लिए जो जो भूलने की चीज़ है कि इसका इतना परसेंटेज है, जनगणना के भूगोल में जनगणना का टॉपिक है उसके लिए मैंने कर लिया था। उसके बाद उसके बाद एक टॉपिक था कि एक जैसे कि सतत विकास लक्ष्य है, यहाँ से क्वेश्चन आता है तो उसको सतत विकास लक्ष्य को याद कर सकते हैं अपन। 17 सतत विकास लक्ष्य है, उनकी याद हो जाए तो रैंकिंग भी याद कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे हैं, 15 क्वेश्चन आप निकाल लोगे, 4 से 15 अंक आपको अर्जित कर सकते हैं, तो इसलिए आप वहाँ से कर सकते हो। बाकी हर एक व्यक्तिगत पहला व्यक्ति है तो उसको एक OMR भरने की प्रैक्टिस भी कर लेनी चाहिए कि OMR कैसे भरना है, इसलिए टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन करें। अगर पहली बार अगर आप तैयारी कर रहे हो तो आपको लगभग 20 से 30 टेस्ट देने चाहिए। एक बार यूनिट वाइज दे दो और 10 टेस्ट FLT दे दो, तो 20 यूनिट में आपका लगभग आपकी जो भी आपकी गलती कर रहे हो वो भी आप सुधार कर लोगे। उसके अलावा जो भी आपको लग रहा है कि मेरा पोर्शन कमज़ोर है उसको अच्छे से आप पढ़ सकते हो। तो कहीं ना कहीं टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करना चाहिए नए अभ्यर्थियों को भी, और जिसका 2-3 बार से प्री नहीं निकल रहा है उसको भी अच्छे से तैयार करना चाहिए। बाकी यही है। बाकी आपके जो क्वेश्चन हैं वो ले लेते हैं। करंट अफेयर कैसे कवर करें, तो मैंने जैसे कि बताया था कि आपको आपके इसमें आप प्रीलिम्स में और आपकी जो MPPSC जर्नी में उसमें मुख्य आपको एक ध्यान रखना है कि जो मैंने ध्यान रखा था कि आपको न्यूज़पेपर डेली पढ़ना है, तो उससे आप छोटी मोटी जो भी खबर है, क्योंकि वहाँ आता है कुछ भी पूछ सकते हो करंट अफेयर में, तो आप पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं वहाँ पे 1-2 क्वेश्चन क्लिक हो जाए। उसके अलावा एक आप रोजगार निर्माण की सहायता ले सकते हैं। रोजगार निर्माण में पीछे अच्छे से MCQ आते हैं और कुछ मध्य प्रदेश सरकार की योजनाएं आती है। और एक अभी अभी वर्तमान में क्या है कि जनसंपर्क विभाग ज़्यादा एक्टिव है इंस्टाग्राम पे या इस पे ट्विटर पे, तो उसके माध्यम से मध्य प्रदेश सरकार की जो भी योजना है वो, और कोई भी जनजाति के कल्चर है वहाँ पे शेयर किए जाते हैं, तो वहाँ भी एक बार अपन देख सकते हैं। उसके अलावा एग्ज़ाम टाइम के 1 महीने पहले जो भी मार्केट में करंट अफेयर की एक बुक लीजिए, एक लीजिए आप। बहुत सारी बुक आती है तो कोई कोई 2-2 3-3 पढ़ते हैं, तो आप एक बुक को आप प्रिफर कर सकते हैं ताकि आपको कन्फ्यूज़न कम होगा। तो इसलिए आप बहुत सारी आ जाती है, परीक्षा धाम की आती है और एग्ज़ाम पीडी आती है, तथ्यवान आती है, तो उसमें से आप एक कौन सी भी चूज़ करके अच्छे से करंट अफेयर कर सकते हैं। अब एक क्वेश्चन आया है भैया राहुल लोधी साहब का कि कंसिस्टेंसी कैसे मेंटेन करें। तो कंसिस्टेंसी मेंटेन करने का देखो, डिस्ट्रक्शन तो मेरे को भी होता था, क्योंकि मेरे को भी क्रिकेट देखने का बहुत शौक था, फिर भी देखते थे, क्रिकेट भी देखते थे। पर मैंने रूटीन बना लिया था कि मैंने रख रखा था कि मैं 11 घंटे बैठूँगा, उसमें से मैं 9 घंटे पढ़ाई करूँगा, 2 घंटे जो भी मजाक मस्ती है वो करने के लिए कर दूँगा। और आप अगर रूटीन बना लेते हैं कि अपने, मैंने देखा है कि अपने टॉपिक वाइज मैं क्या करता था, छोटे छोटे टारगेट से बनाता था कि मेरे को 1 यूनिट की ये वाली लाइन मेरे को 3 दिन में कवर करना है, तो मेरे को 3 दिन में कवर करना था, छोटा टारगेट रहता था। तो
ज़्यादा मतलब दिक्कत भी नहीं आती थी, उदासीनता नहीं आती थी कि इतना कब करूँगा। ऐसे छोटे छोटे टॉपिक बना के, छोटे छोटे टारगेट्स बना बना के चलता था मैं। तो एक एक मंथ में 2 यूनिट कवर करना है, तो कहीं ना कहीं जो छोटे छोटे टारगेट से मैंने लगभग पूरे सिलेबस को एक माला में पुरो लिया था। तो कहीं ना कहीं सबसे बड़ा हेल्पफुल रहा है, कंसिस्टेंसी बनी गई। और सोशल मीडिया का प्रयोग भी मैं उस समय पे मतलब थोड़ा बहुत तो करता ही था, क्योंकि सोशल मीडिया से व्यक्ति जुड़ा तो रहता ही है। तो इसलिए सोशल मीडिया को मैंने पूर्णतः उसका त्याग नहीं किया, बल्कि उसको मैंने एज अ सहायता ली। जैसे कि कुछ पेजेस है उनको फॉलो किया, उससे भी खबरें मिलती थी। बाकी कंसिस्टेंसी, यदि आप बैठते हैं, यदि आपको लक्ष्य आपके सामने कि मुझे करना ही है, तो आप निश्चित ही सबको अलग करके आपके लक्ष्य की ओर प्रेरित हो सकेंगे। अब नेहा जी का क्वेश्चन आया है कि सर आपको कितने टाइम में लगा प्रिपरेशन करने में। हाँ, तो चूँकि मेरा 2018 में मैंने 12th पास करके 2019 में इंदौर आया। 19 जो पहला साल था इंदौर में, तो इंदौर की चकाचौंध और कॉलेज में एडमिशन लेना, इसमें मतलब 1 साल तो पूरा चला गया। उसके बाद तो मैं थोड़ी थोड़ी पढ़ना स्टार्ट किया था, और 2020-21 में तो कोरोना आ गया, तो मैंने लगभग पढ़ाई छूट छूट सी गई थी। फिर मैंने अपने दोस्तों से संपर्क किया कि मुझे वापस पढ़ाई स्टार्ट करनी है। और उस टाइम में थोड़ी बहुत मैं कांस्टेबल की तैयारी कर रहा था, तो मैंने सोचा कि ठीक है, मैं अब करूँगा तो एमबीबीएस की तैयारी करूँगा। मेरे को दोस्त तो बोलते थे कि तेरी राइटिंग अच्छी है तो पीएससी की तैयारी अच्छे से कर सकता है। तो मैंने फिर पीएससी तैयारी स्टार्ट की। तो मैंने लगभग जनवरी 2022 से मैंने तैयारी स्टार्ट की। 2022, 2023 और 2024 में 3 साल पढ़ा। इसमें बहुत सारी वैकेंसियाँ भी आई। तेईस में तेईस में मैंने मेंस भी दिया, 23 का प्री भी दिया, फिर 22 का प्री दिया, 23 का प्री दिया, फिर अगले साल फिर 2 मेंस दिए, फिर वापस उसका 24 का प्री आ गया, फिर उसका मेंस दिया। तो लगातार मेरी 3 एग्ज़ाम निकलती गई। तो इस प्रकार से मैंने लगभग तैयारी को मतलब 2 साल मैंने डेली रूटीन फॉलो किया, उसका मेरे को आज तक फ़ायदा मिल रहा है, और आगे भी मुझे इसका फ़ायदा मिलता रहेगा। एक क्वेश्चन आया है जिया मीनारे का कि सर 10th से एमपीपीएससी की तैयारी कर सकते हैं। बिल्कुल आप कर सकते हो, बिल्कुल आप 10th से क्या 6th से तैयारी कर सकते हैं। कि आपको अगर पता है कि, हमको तो पता ही नहीं था, अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया था कि करना क्या है। उसके बाद पता चला कि अच्छा एमपीपीएससी जैसा कुछ होता है। पहला लगता था कि एमपीपीएससी जैसी जो बड़ी बड़ी अधिकारी वाली जॉब है, डीएससी डीएसपी, ये अपनी दुनिया वाले नहीं कर सकते, ये दूसरी दुनिया के लोगों का काम है। इसलिए अपनी दुनिया यही है, पटवारी है, कांस्टेबल है, ये अपन कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको अब अभी पता चल गया है कि ये मैं कर सकता हूँ सामान्य बैकग्राउंड से, तो आप भी कर सकते हो। आप 10th में हो तो आपको अभी से पता चल गया है कि पीएससी क्या होता है, इसमें कौन कौन सी पोस्ट होती है। एमपीपीएससी पता है तो यूपीएससी भी पता होगा आपको। तो एमपीपीएससी यूपीएससी के माध्यम से आप अच्छे से अभी से आपने लक्ष्य बना लिया है, तो 12th के बाद से आप थोड़ा सा एनसीईआरटी पढ़ना स्टार्ट कर सकते हो। थोड़ा बहुत यूट्यूब से वीडियो देख सकते हैं कि इस क्षेत्र में जाना है, मेरा ऑप्शनल क्या रखना है मेरे को। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें हैं जो आपको अभी से अवेयर, अब इन चीज़ों के लिए आप अभी से अवेयर हो तो आप अभी से लक्ष्य निर्धारित कर सकते हो। तो आपको प्रथम प्रयास में ही सफलता आपकी सुनिश्चित हो सकेगी। तो इस प्रकार से आप 10th से आपको देख सकते हो कि पीएससी की तैयारी, एमपीपीएससी की तैयारी में क्या क्या चीज़ें आती है, तो उसको अभी से आप प्रिपेयर करना स्टार्ट कर सकते हो। बाकी मेरे को लगता है कि 12th तक बच्चे को स्कूल में ही रहना चाहिए, उसके बाद इसमें उतरना चाहिए। तो कि स्कूल की जो ज़िंदगी है वो भी उसको जीना चाहिए, क्योंकि एमपीपीएससी में शैक्षणिक ज्ञान के अलावा व्यवहारिक ज्ञान की भी आवश्यकता होती है। इसलिए 12th तक अच्छे से एंजॉय करें, पढ़े लिखे और खेले अच्छे से, उसके बाद ही स्टार्ट करें। मेंस की टेस्ट सीरीज आपने कहाँ से ली थी। हाँ, मैं 2022 में मेंस की टेस्ट सीरीज विवेकानंद कोचिंग थी, वहाँ से मैंने लगभग 30 से 40 टेस्ट लिखे थे। वर्तमान में वो कोचिंग अस्तित्व में नहीं है। और अगर दूसरी बात की जाए तो उसके बाद मैंने सेल्फ से तैयारी की थी, क्योंकि 2023 का जो मेंस हुआ था, आपको पता है कि 45 दिन का समय मिला था उसमें प्री के बाद, और उसमें मेरा स्वास्थ्य थोड़ा ख़राब हो गया था, तो उसमें मैं टेस्ट नहीं दे पाया था। तो 2023 का मैंने नहीं पाया। 24 में चूँकि इंटरव्यू आ गया था 22 का, तो उसकी तैयारी के कारण 24 में मेंस की टेस्ट नहीं दे पाया था, पर खुद से मैं कुछ कुछ प्रैक्टिस कर लेता था।
तो कहीं ना कहीं जो मेरी पहली तैयारी थी 80 टेस्ट लिखने की, वही कहीं ना कहीं मेरे को लास्ट तक कारगर रही। मैं फर्स्ट ईयर में हूँ, मुझे बता दीजिए क्या करना चाहिए। बीए फर्स्ट ईयर में है तो आपके जो सब्जेक्ट है, आपने जो भी सब्जेक्ट लिए होंगे वो सोशल साइंस के सब्जेक्ट लिए होंगे, हिस्ट्री होगा, पॉलिटी होगा, इकोनॉमिक्स या ज्योग्राफी होगा। मेरे भी यही सब्जेक्ट थे, इन्हीं में से सब्जेक्ट थे। तो आपको अभी से अगर आपने तय कर लिया है कि मैंने एमपीपीएससी की तैयारी करना है, तो उन जो आपको, चूँकि आप बीए के सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो आपको एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप एग्ज़ाम देने भी जाओगे तो भी आपको वही क्वेश्चन लिखना है। पीएससी की तैयारी में भी आपको थोड़ा कॉमन सिलेबस है वही तैयार करना है, तो कहीं ना कहीं बीए बैकग्राउंड थोड़ा हेल्पफुल रहता है। तो यदि 3 ईयर में आप तैयारी कर रहे हो तो मुझे लगता है कि आपको अच्छे से हैंड राइटिंग नोट्स तैयार कर लेने चाहिए, ताकि आपको भविष्य में उसके बाद जो भी एग्ज़ाम आती है उसके बाद आपको, चूँकि आप फर्स्ट ईयर में हैं तो आप 1 साल तक टेस्ट जो भी आपकी कोचिंग या ज्वाइन करके या खुद से भी, या यूट्यूब के माध्यम से या ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन के माध्यम से आप अच्छे से नोट्स कर सकते हैं। उसके बाद आपका अटेम्प्ट आएगा स्नातक के बाद, तो 6-7 महीने आप अच्छे से टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लो, जहाँ ज़्यादा बच्चे हो, 100-150 बच्चे हो, ताकि आपको पता चल जाए कि मैं कितने पानी में हूँ, मैं कहाँ समस्या आ रही है, तो वो आप वहाँ से सुधार कर सकते हो। तो कहीं ना कहीं बीए फर्स्ट ईयर में होना आपके लिए कम से कम ये है कि अच्छा प्लेटफॉर्म है कि आपको अधिक समय मिल रहा है, कि आपको 2 से 2.5 साल है, अच्छे से 1 साल वो नोट्स तैयार कर सकते हो। इस प्रकार से आप तैयारी को अपने आगे बढ़ा सकते हो। छोटे से रूम में रहकर कैसे क्या तैयारी को आगे बढ़ा सकते हैं आप। क्योंकि हाँ, मैं तैयारी करता था तो जो संसाधन कम थे, एक छोटे से रूम में हम 2 दोस्त रहते थे, तो कहीं ना कहीं वो इंस्पायरिंग भी था कि हमको आगे बढ़ के कुछ करना है। आज हम सीमित साधनों में आज तैयारी को आगे बढ़ा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक एक मोटिवेशन था। और बल्कि एक मोटिवेशन ये भी था कि हमारे गांव में कोई ऐसे उच्च पद को प्राप्त नहीं किया है, तो एक मोटिवेशन वहीं से मिलता था। उसके अलावा एक मोटिवेशन ये भी मिलता था कि यदि डीसीडीएसपी बन गए तो एक गाड़ी मिलेगी, एक अच्छा बंगला होगा मस्त, तो एक कहीं ना कहीं एक मोटिवेशन मिलता था। और बाकी ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर। नेहा जी का क्वेश्चन है कि आपने कोचिंग ज्वाइन की थी। जी, प्रारंभिक तौर पर मैंने कुछ समय के लिए 1-2 महीने के लिए कोचिंग ज्वाइन की थी, पर मुझे लगा कि मुझे सेल्फ करना ज़्यादा उचित होगा, तो मैंने फिर सेल्फ तैयारी स्टार्ट की। लगभग पूरा सिलेबस मैंने सेल्फ से तैयार किया। और उसके बाद जो टेस्ट सीरीज मैंने मेन 6 टेस्ट सीरीज के लिए बिल्कुल मैंने कोचिंगों का सहायता ली थी। मैंने कोचिंग में विक्स जैसे कोचिंग बताई, मैंने विवेकानंद में मैंने 60 से 70 टेस्ट लिखे थे। और उसके बाद इंटरव्यू की तैयारी के लिए मैंने मॉक टेस्ट भी कोचिंगों में दिए थे। तो कहीं ना कहीं कोचिंग की भूमिका रहती है, परंतु पूर्णतः व्यक्ति को कोचिंग पर डिपेंड नहीं होना चाहिए। अच्छा, एक क्वेश्चन है कि 2022 26 का टारगेट है और कैसे उसको कर सकते हैं। तो चूँकि अभी जैसे कि अभी दिवाली आ गई है, तो बच्चे लगभग सभी घर जाएंगे, तो आप दिवाली के दिवाली पे अच्छे से एंजॉय कीजिए। दिवाली के बाद आकर आप अच्छे से, आपके पास नवंबर रहेगा, दिसंबर रहेगा, जनवरी रहेगी, 3 महीने अच्छे से आप प्री को तैयार कीजिए। तो आपका लगभग फरवरी फरवरी या जनवरी में प्री होने की संभावना है 2026 के। तो आपके पास 3 महीने का समय है, नवंबर, दिसंबर और जनवरी। अच्छे से प्री को तैयार कीजिए, टेस्ट सीरीज लगाइए, अच्छे से रिवाइज़ कीजिए। जितना रिवाइज़ करोगे इतना अच्छे से आपको याद होगा। तो कहीं ना कहीं आप रिवाइज़ कर सकते हैं और अच्छे से जो भी एमपी का पोर्शन है, या मैंने बताया कि जो भी छोटे छोटे पोर्शन उसको अच्छे से तैयार कर सकते हैं। 3 महीने का समय प्री निकालने के लिए पर्याप्त होता है। तो दिवाली के बाद आके अब अच्छे से आप बैठ जाइए, लगभग 7-8-9 घंटे की अच्छे से पढ़ाई कीजिए, विषय टेस्ट दीजिए, तो कहीं ना कहीं आपका प्री क्लियर हो जाएगा। उसके बाद मेंस आपका थोड़ा बहुत तैयार होगा। तो मेंस की टेस्ट शीट जैसे ही आप मेंस की टेस्ट शीट लगाएंगे तो आपका मेंस भी कवर होता जाएगा। और लगभग 6 महीने में आप में सभी अच्छे से टेस्ट सीरीज के माध्यम से अच्छे से उसको कंपेयर कर सकते हैं। ने कौन सी मिस्टेक करी थी, तो वैसे तो मुझे लगातार एग्ज़ाम
निकलती गई। तो मुझे जहाँ तक मैं एनालिसिस कर पाया हूँ कि मैंने गलती करी थी कि जो भी मेरी सबसे बड़ी कमजोरी रही है इंटरव्यू की। क्योंकि मैं पब्लिक डीलिंग थोड़ी सी मेरी कमज़ोर है। मैं लोगों से अच्छे से बात करने से पहले मतलब सोशल फोबिया जैसी, मेरे को बोल सकते हैं कि सोशल फोबिया जैसी मेरी स्थिति थी कि लोगों से बात करना है, मंच को फेस करना एक दिक्कत थी। बचपन में थोड़ा हकलाता भी था। तो कहीं ना कहीं एक ये था कि मैं इंटरव्यू को कैसे फेस करूँगा। तो मुझे झिझक होती थी कि यार मैं कैसे बात करूँगा उनसे। तो कहीं ना कहीं आप अगर अभी से तैयारी को अगर चालू कर रहे हो तो आप थोड़ा थोड़ा मेंस को इंटरव्यू की तैयारी भी कर सकते हैं। खुद से बात करें, दोस्तों को अच्छे से अपनी चीज़ों को समझाएं, तो कहीं ना आपकी जो बात करने की जो क्षमता है वो अच्छी बेहतर होगी और आप अच्छे से कर पाएंगे। और मेंस में मेरी एक थोड़ा सा था कि मेंस में कुछ क्वेश्चन को मैंने अटेम्प्ट नहीं किया 2022 के। फिर उसके बाद मैंने अच्छे से तैयारी की तो मेरा कोई पेपर जो छूटता था वो पेपर छूटना ख़त्म हो गया। तो आप भी यही कर सकते हैं कि जो मेंस की तैयारी है उसमें अधिक से अधिक टेस्ट सीरीज लिख सकते हैं, ताकि आपको जो छूटने के जो भी चांसेस है वो कम हो जाते हैं। बाकी और कुछ क्वेश्चन है आपके? एक क्वेश्चन है कि क्या कोचिंग को ज्वाइन करना ज़रूरी है? जी, अगर कुछ भी नहीं आता है या बेसिक से स्टार्ट करना है तो कोचिंग को ज्वाइन कर सकते हैं। पर कोचिंग के जो भी मतलब गुब्बारे से जितना जल्दी आप बाहर निकलोगे इतना अच्छा आपका लाभदायक होगा। क्योंकि कोचिंग वाले क्या करते हैं कि कोचिंग वाले को लगता है कि अपनी कोचिंग में बच्चा टॉप करता है तो उसे लगता है कि अच्छा मेरी अच्छी तैयारी हो रही है। पर तो उसको ये नहीं पता होता है कि एमपी में, पूरे एमपी में बच्चे तैयारी कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वहाँ भी आपके कॉम्पिटिटर ज़्यादा होंगे। तो कोचिंग वाले आपको कहीं ना कहीं एक कुएं के मेंढक की भांति बना देते हैं कि आपको बस लग रहा है कि मैं अच्छा कर रहा हूँ, बाकी मार्केट में क्या चल रहा नहीं नहीं पता। तो इसलिए व्यक्ति को ध्यान देना चाहिए कि कैसे क्या तैयारी के माध्यम से अदर बच्चे क्या कर रहे हैं, दूसरी टेस्ट ज्वाइन कर सकते हैं, या कुछ दूसरे नोट्स भी दे सकते हैं। तो कहीं ना कहीं एक कोचिंग कीजिए तो थोड़े समय के लिए कीजिए, 1 डेढ़ साल के लिए। उसके बाद बाहर आके आप खुद सेल्फ स्टडी कीजिए, एनालिसिस कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट सीरीज लिखिए, ताकि आपको आपकी गलती पता चलेगी और आप बेहतर होते जाएंगे। आपका डेली रूटीन क्या होता था, ये क्वेश्चन ये है। तो इसका मैं जवाब देना चाहूँगा कि सुबह में सुबह 8 साढ़े 8 बजे से मैं जो लाइब्रेरी है मैं चला जाता था। और शाम को 7 बजे तक लगभग वहाँ पर 7 घंटे सिटिंग हो जाती थी। उसके बाद 7 के बाद थोड़ा बहुत खाना वाना बनाते थे। और 9 बजे से लगा कर 11 बजे तक फिर हम 1 डेढ़ घंटा फिर पढ़ लेते थे। तो लगभग 8 से 9 घंटा पढ़ लेते थे, मतलब 10 घंटे सिटिंग होती थी तो कम से कम 8 घंटे प्रोडक्टिविटी हो जाती थी। तो कहीं ना कहीं डेली रूटीन यही होता था। और मैं मानता हूँ कि मेरी जो सबसे बड़ी सफलता का सबसे बड़ा एक, अगर आप पूछेंगे कि राज क्या है, तो सबसे बड़ा राज है कि मेरा धैर्य और निरंतरता। मैं अपने जीवन के जो सफलता में सबसे बड़ा चीज़ मानता हूँ अपनी धैर्य और निरंतरता को। क्योंकि मैंने 2 साल तक मैंने इसी डेली रूटीन को फॉलो किया, सुबह 8 से 8, फिर थोड़ा सा ब्रेक लेके वापस से थोड़ी पढ़ाई की। तो कहीं ना कहीं एक मेरे जैसे जो एवरेज स्टूडेंट है, मतलब मैं नहीं कह सकता कि 12th तक मैं पढ़ने में ठीक ठाक था, मतलब 80 82% वाला। बाकी ऐसा नहीं था कि जिला टॉपर है कि ऐसा है। बाकी हिंदी मीडियम भी था तो दिक्कतें तो सामने थी, परंतु मैंने डेली रूटीन के माध्यम से इसको किया। तो कहीं ना कहीं मेरा जो भी दिक्कतें थी वो धीरे धीरे ख़त्म होती गई। और मेरे को जो लक्ष्य थे एमपीपीएससी के, जो भी एमपीपीएससी जो भी मांग रहा था, मैंने उसको पूरा फुलफिल किया। और 2 साल की अच्छे से तैयारी करी मैंने धैर्य के साथ और निरंतरता के साथ। बीच में कुछ डिस्ट्रक्शन भी आए, कुछ छोटी वैकेंसी आई, पटवारी, व्यापम की एग्ज़ाम, पर मैंने उनको ध्यान नहीं दिया। मैंने ठान लिया था कि मैं करूँगा तो पीएससी करूँगा या फिर घर चले जाऊँगा। तो मेरे को इसका लाभ मिला। मैंने एक ही टारगेट को फॉलो किया और लगभग आपके चीज़ें आपके सामने हैं। कुछ क्वेश्चंस हो तो आप बता दीजिए। एक क्वेश्चन है राहुल जी का
कि शॉर्ट नोट्स कैसे बनाएं। जी, यदि आप शॉर्ट नोट्स बनाने अगर बैठते हैं तो ये ध्यान रखें कि यदि बुक्स में या अदर कोचिंग के नोट्स में अगर 5 परिभाषा दी गई है तो आपको जो परिभाषा याद आ रही है उसको अच्छे से बनाइए कि एक परिभाषा आई तो मुझे एक परिभाषा लिखना है, उसके बाद उसकी कुछ विशेषताएं शॉर्ट शॉर्ट लिख दीजिए, कुछ उसके गुण, कुछ दोष, उसको थोड़ा सा निष्कर्ष या कुछ सरकारी प्रयास करके, ऐसे करके जो भी आपका सिलेबस है, 6 पेपर है, एक सिलेबस का एक टॉपिक उठाइए। टॉपिक क्या मांग रहा है कि भाई एक टॉपिक उठाया सुदूर संवेदन, तो क्या होता है, इसकी एक परिभाषा, इसका एक सिद्धांत, इसकी प्रक्रिया क्या है, इसके गुण, इसके दोष, विशेषताएं और निष्कर्ष। इस प्रकार से इस डायमेंशन से आपको शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं। लगभग 10 से 20 पेज में आप एक यूनिट का शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं, ताकि ऐसे शॉर्ट नोट्स बनाएं कि आप एग्ज़ाम देने जाए, क्योंकि 10 यूनिट पढ़ना मतलब 10 सब्जेक्ट के बराबर है, तो आपको 7 से 8 घंटे में आप 10 सब्जेक्ट की 10 यूनिट कवर कर पाओ। इस प्रकार से आप शॉर्ट नोट्स भी बना सकते हैं। सर डिसिप्लिन कैसे मेंटेन करें? बिल्कुल नहीं होता है, ओवर थिंकिंग बहुत होती है, यह तो सबके साथ समस्या है। बच्चे क्या करते हैं कि मालूम पड़ा कि यार नंबर कम आया तो ओवर थिंकिंग करने लगते हैं कि होगा कि नहीं, नहीं होगा तो क्या होगा, ऐसी थिंकिंग आती है। पर आपको ध्यान रखना है कि आप जीवन के अपने 2 साल अच्छे से दे दीजिए किसी चीज़ को, कि मैंने पीएससी को मेरे जीवन के 2 साल अच्छे से दे दिए कि मैं पीएससी की तैयारी करूँगा, और 2 साल तक कुछ नहीं सोचूंगा, जो भी होगा अब देखा जाएगा। अब मैं इसमें उतर गया हूँ तो या तो बाहर निकलूँगा हीरो बनकर, तो ये सोच लीजिए कि मुझे कुछ करना है इसलिए मैं इसमें उतरा हूँ। तो वही आपके लिए सबका मोटिवेशन होगा कि मैं कुछ करूँगा, तो कहीं ना कहीं मेरे घर वालों के लिए, कि आपके घर वालों के लिए, आपके गांव वालों के लिए, आपके क्षेत्र वालों के लिए कहीं ना कहीं गौरव का रहेगा। और आप यदि इसको अचीवमेंट करते हो तो कहीं ना कहीं आपके क्षेत्र का नाम रोशन होगा, आने वाली आपकी पीढ़ियाँ भी सुधर जाएगी, तो कहीं ना कहीं आपका स्वयं का व्यक्तित्व विकास होगा, नए लोगों से मिलोगे, आप उच्च अधिकारियों से बात करोगे, तो कहीं ना कहीं इसी मोटिवेशन को आपने बनाइए कि मेरे को इस प्रकार से तैयारी करना, तो यही आपको मोटिवेशन रहेगा। ओवर थिंकिंग का इलाज है कि स्वयं को इतना बिजी बना लो कि ओवर थिंकिंग जैसे जो आप वर्ड यूज़ कर रहे हैं इसका उपयोग ही ना करना पड़े। सर मेन समय आपके क्वेश्चन छूटते थे। जी बिल्कुल, कुछ क्वेश्चन ऐसे रहते थे, क्वेश्चन जैसे कि कुछ क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं आते हैं, कुछ क्वेश्चन 30% उसमें लिख सकते हैं, तो मैं ऐसा करता था कि जो क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं आ रहे हैं उनमें फोकट का एफर्ट नहीं डालूंगा, और जो क्वेश्चन मेरे को आ रहे हैं उसमें मैं उसको अच्छे से लिखूंगा, जो क्वेश्चन थोड़े से आ रहे हैं उनमें थोड़ा सा प्रयास करूँगा, बाकी जो क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं उनमें उनका मैं उत्तर नहीं दूंगा। तो कहीं ना कहीं 2022 में चूँकि मेरा पहला मेंस था और कॉपी भी थोड़ी सी बड़ी आ गई थी, तो उसमें कुछ क्वेश्चन छूटे थे, बाकी 2023-24 में मेरे कोई क्वेश्चन नहीं छूटे थे और मैंने अच्छे से पेपर कंप्लीट किया था। कौन से गांव से है आप? जी, मेरा गांव जो मध्य प्रदेश की जो धार जिला है उसकी सरदारपुर तहसील के ग्राम दसाई का मैं निवासी हूँ। आ सकते हैं आप अच्छे से। एक क्वेश्चन आया है कि आपका जो आप यूपीएससी और एमपीपीएससी नॉन बीए बैकग्राउंड वाले कैसे कर सकते हैं? तो चूँकि एमपीपीएससी की जो तैयारी है, क्योंकि बीए में कुछ सब्जेक्ट रहते हैं जैसे कि इतिहास है, राजनीति है, और कुछ सब्जेक्ट है जो आपको हेल्पफुल हो जाते हैं, परंतु नॉन बीए डिग्री वाले जो अ, लोग हैं वो भी अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। बहुत सारे बीएससी वाले आपने देखा होगा यूपीएससी के जो टॉपर बनते हैं, एमपीपीएससी में बहुत सारे सिलेक्ट होते हैं, कोई बीटेक कर रहा है तो कोई साइंस बैकग्राउंड का आ रहा है, तो ये कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है कि आपने बीए किया है तो इसमें सफलता मिलेगी। नॉन बीए वाला व्यक्ति भी अच्छे से पीएससी की तैयारी कर सकता है। तो इसका लोड मत लीजिए कि आपका बैकग्राउंड अगर बीए नहीं है तो आप नहीं कर सकते, आप बिल्कुल कर सकते हैं।
बस आपको ये ध्यान रखना है कि आपका स्नातक कंप्लीट हो गया, उसके बाद पूर्णतः आपको एमपीपीएससी या कोई भी स्टेट पीएससीएस के लिए आपको पूरी तरीके से समर्पित हो जाना है। लगभग अपने जीवन के 1 डेढ़ साल आपको अच्छे से देना है। ठीक है जी, बिल्कुल। हाँ, जो मेरा एक मोटिवेशन था कि जैसा कि कमेंट में आया है कि दादाजी का एक बहुत बड़ा योगदान है अपनी सफलता में। जी बिल्कुल, कहीं न कहीं उनके जो मूल्य थे, उनके जो नैतिक मूल्य थे, उनकी जो शिक्षाएँ थी, कहीं न कहीं मुझे आगे बढ़ने के लिए हमेशा प्रेरित करती रहती थी। उनका एक सपना था कि ऐसा करना कि लोग लोग आपको अच्छे से पहचाने। तो कहीं न कहीं उनके देहांत के बाद मेरे मन में और ऐसा आता था कि ऐसा कुछ काम करूँ कि एक उनका भी नाम हो और मेरा भी नाम हो। तो कहीं न कहीं मैंने एक प्रयास किया। मैंने लगातार 2-3 साल तक अच्छे से पढ़ाई की, स्वाध्याय मैंने अध्ययन किया और कहीं न कहीं आपका परिणाम आपके सामने है। और इस सब जर्नी में और आज मैं आपके समक्ष बैठा हूँ, तो कहीं न कहीं एक घर से जो मोटिवेशन मिलता है वो मेरे दादाजी का एक बहुत बड़ा सपना था। और आज भी होते हैं तो कहीं न कहीं वो बहुत खुश होते हैं कि मैं इसको पद को प्राप्त किया है। एक क्वेश्चन है लोकेश जी प्रजापति का, कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं एमपीपीएससी में और क्या जीके के लिए लुसेंट की बुक पढ़ सकते हैं? एमपीपीएससी में कौन कौन सब्जेक्ट होते हैं, तो आपको एमपीपीएससी का सिलेबस का अध्ययन करना चाहिए पहली बात। और लुसेंट में जो भी आपके सब्जेक्ट हैं, जिसकी इतिहास है, राजनीति है, कुछ कंप्यूटर है, विविध है, और साइंस के कुछ सब्जेक्ट है, तो उसको आप अच्छे से पढ़ सकते हो। तो आप अगर बात कर रहे हो एमपीपीएससी में कौन कौन सब्जेक्ट होते हैं, तो आपको सर्वप्रथम मैं यही सलाह दूंगा कि आपको सर्वप्रथम सबसे पहले आपको सिलेबस का अच्छे से अध्ययन करना चाहिए। उसके बाद आपको अच्छे से अध्ययन करके इस जर्नी में उतरना चाहिए। सर, आप पहले से हिंदी मीडियम में थे और आपको हिंदी मीडियम में बहुत दिक्कत आई होगी। जी, कहीं ना कहीं हिंदी मीडियम वालों के लिए समस्या होती है, क्योंकि हिंदी का पेपर एक ट्रांसलेशन आते हैं, उसमें लगभग 35-40 नंबर के, तो लगभग मैं हर बार उसको छोड़ के आता था। और मैं सोचता था कि जो 1500 नंबर का पेपर है उसमें से 50 नंबर का भी अगर इंग्लिश का आ रहा है उसको छोड़ के चलता हूँ मैं, तो 1450 में से भी मैं लगभग 800, अगर 750-800 नंबर ले आऊँगा तो कहीं ना कहीं मेरा सिलेक्शन निश्चित है। इसलिए मैं वो जो पोर्शन था इंग्लिश का उसको छोड़ के चलता था और अच्छे से प्रिपेयर करता था। एक विकास जी का क्वेश्चन है कि इस कठिन तपस्या में के दौरान भ्रमित आत्महीनता करने वाले लोगों के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल, चूँकि ये कठिन तपस्या है तो सबसे पहले इसमें कुछ चुनौतियाँ भी आती हैं। भ्रमित करने वाले लोग भी आते हैं कि अरे यार, ये अपने एमपीपीएससी आपके आपके बस के बाहर है, ये तो बड़े लोग कर सकते हैं, अपन छोटे गांव के लोग थोड़ी ना कर सकते हैं। तो यदि आपको खुद पर आत्मविश्वास है, यदि आप अच्छे से अपने आप को आत्म जो आत्मनियंत्रण कर सकते हैं कि बाहरी जो भी डिस्ट्रक्शन है या भ्रमित करने वाले जो विचार है उनको अलग करके अपना जो भी टारगेट है उसको सेट करके अच्छे से आप तैयारी करते हैं, तो कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें अलग हो जाती है और आपका जो लक्ष्य है वो आपको दिखने लग जाता है। मुझे तैयारी करने के दौरान 1 साल के बाद मुझे ऐसा लगने लग गया था कि मुझे सफलता तो निश्चित मिल जाएगी। पद का तो पता नहीं कौन सा पद मिलेगा, परंतु मुझे पता चल गया था कि इस मेरे को मेरी सफलता तो मुझे प्राप्त होगी। और कुछ भ्रमित करने वाले भी आते हैं, जैसे कि उसके अलावा कुछ आपको भी चीज़ें बहुत सारी मैनेज करना पड़ती है, क्योंकि शादी का प्रेशर होता है। हम उस समाज से आते हैं जहाँ पर जल्दी शादी करने का प्रश्न है, तो कहीं ना कहीं ये भी एक चुनौतीपूर्ण है बालिकाओं के लिए, और सबसे ज़्यादा चुनौतीपूर्ण है कि किस प्रकार से अपनी जो तैयारी को आगे बढ़ाए। तो मैं सबसे पेरेंट्स से यही कहना चाहूँगा कि अपनी बच्चों को की जो पढ़ाई में अच्छे से निवेश करें। यदि आप 1 रुपया निवेश करते हो तो कहीं ना कहीं आपको हज़ारों लाखों में उसका जो प्रतिफल प्राप्त होता है। तो कहीं ना कहीं शिक्षा को लगभग 12th के बाद स्नातक और परा स्नातक तो बच्चे को अच्छे से पढ़ाना चाहिए।
और मैं यही कामना करता हूँ कि आप सभी इस चीज़ पर ध्यान दोगे और आपके जो बच्चों के भविष्य को उज्जवल बनाने में आप कार्य करोगे। सर नोट्स किस सब्जेक्ट के बनाने चाहिए? जैसे कि यदि तो आपके पास समय है तो आप सारे सब्जेक्ट के नोट्स भी बना सकते हैं, परंतु कम समय है तो ऐसे सब्जेक्ट जहाँ पर आपको लगता है कि इसको 3-4 बार पढ़ने के बाद भी मैं इसको भूल रहा हूँ, तो उसके आप नोट्स अच्छे से बना सकते हैं। बाकी जो लग रहा है कि इसको मैंने इस टॉपिक को पढ़ लिया है, सब्जेक्ट पढ़ लिया है, इसके बाद अगर नहीं नहीं पढ़ूँगा तो भी कोई आवश्यकता नहीं है, तो उसको अगर नहीं बनाएंगे तो भी चलेगा। बाकी और कुछ क्वेश्चंस है आपके? मुझे लगता है सब क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो चुके हैं, और कुछ क्वेश्चन हो तो बता दीजिए। कुछ मजाक में कमेंट कर रहे हैं कि क्रिकेट खेलने चले। बिल्कुल समय मिलेगा तो बिल्कुल क्रिकेट खेलने चलेंगे। एक क्वेश्चन है कि मेंस में आपकी राइटिंग का कोई इफेक्ट पड़ता है? जी बिल्कुल, अगर आपकी अच्छी राइटिंग होगी तो आप अच्छे से आप क्वेश्चन को डिलीवर कर पाएंगे, आपकी कॉपी सुंदर लगेगी, तो जो सामने चेक करने वाला भी है उस पर ऊपर अच्छा प्रभाव पड़ता है, वो अच्छे से चेक करता है तो नंबर भी अच्छा देता है। तो इसलिए आपको ध्यान रखना चाहिए थोड़ा बहुत कि राइटिंग ऐसी हो ताकि सामने वाला समझ जाए। अगर अच्छी राइटिंग नहीं है तो भी अगर सामने वालों को समझ में आ रही है तो उस पर ज़्यादा एफर्ट मत डालिए, आपको अच्छे से आप तैयारी को जारी रखिए। बस राइटिंग इतनी अच्छी होनी चाहिए कि सामने वाला अच्छे से समझ सके और आपकी कॉपी व्यवस्थित लगे। इसके माध्यम से आपको तैयारी को आगे बढ़ा सकते हैं। और कुछ क्वेश्चन की जाए अब। स्टूडेंट को किन किन चीज़ों को बचना चाहिए? संपूर्ण तैयारी के दौरान स्टूडेंट को किन किन चीज़ों से बचना चाहिए? बिल्कुल बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि कोचिंग के दौरान आपको जो इस जर्नी के दौरान आपको कुछ कुछ चीज़ों का ऐसा ध्यान रखना चाहिए कि सबसे पहले आपको कोचिंग का जो भ्रम है उससे बाहर निकलना चाहिए, और जो नोट्स जितने भी है नोट्स का कम से कम, जो भी नोट्स हैं मार्केट में अच्छे अच्छे नोट्स को आप छांट लीजिए, क्योंकि मार्केट में बहुत सारे ऐसे नोट्स हैं जिसमें आप भ्रमित हो सकते हैं। तो कहीं ना कहीं एक अच्छी सी बुकलेट को आप तैयार कर सकते हैं कि मुझे इस बुक से पढ़ना है, तो कहीं ना कहीं ये भी एक दिक्कत आती है कि आप नोट्स कहाँ से बनाएं। उसके अलावा एक चीज़ का ये ध्यान रखना चाहिए कि बच्चे क्या करते हैं कि नोट्स अच्छे से तैयार कर लेते हैं परंतु टेस्ट नहीं लिखते, तो बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट लिखना चाहिए ताकि उसको अपनी तैयारी के बारे में पता चल सकता है कि व्यक्ति कितना पानी में है, तो उस हिसाब से अपनी स्ट्रेटजी को तैयार कर सकता है। सर कोचिंग ज्वाइन करना चाहिए सेल्फ स्टडी? बिल्कुल, अगर आप 12th पास करके आए हैं तो आप बिल्कुल 1-1.5 साल या 2 साल या 3 साल अच्छे से कोचिंग की सहायता ले सकते हैं, पर पूर्णतः कोचिंग पर निर्भर नहीं होना चाहिए, क्योंकि मार्केट में भी कुछ एक ही कोचिंग सर्वोपरि नहीं होना चाहिए। अदर अदर कोचिंग के अच्छे नोट्स भी है, उनको भी आपको ध्यान में लेना चाहिए, टेस्ट भी देना चाहिए अदर कोचिंग में, ताकि आपको माहौल पता चले कि दूसरे कोचिंग में या दूसरे बच्चे क्या कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये एक लाभदायक होता है। बिगिनर के लिए क्या रोड मैप होना चाहिए? बिल्कुल, जो व्यक्ति नया है उसको, जैसे कि मैं पहले बता चुका हूँ, आप पहले देख लीजिए कि 3 साल में से आप 2 साल अच्छे से तैयारी कर सकते हैं, उसके बाद टेस्ट शीट लगा के आप पहला अटेम्प्ट आप अच्छे से दे सकते हैं। मैंने इसके बारे में पहले बता दिया है। एक क्वेश्चन है सर, प्री के लिए शॉर्ट नोट्स बनाना चाहिए? प्री के लिए तो आवश्यकता नहीं है शॉर्ट नोट्स बनाने की, बाकी कुछ कुछ जो टॉपिक है उसके शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं, जैसे कि यूनिट 10 में जनजातियाँ हैं, उसके शॉर्ट नोट्स आप बना सकते हैं कि जनजाति जो भूलने की चीज़ है कि कितना परसेंटेज है। उसके अलावा सतत विकास लक्ष्य के मैंने बताया था कि ये चीज़ें भूलने वाली है, जनगणना वाली चीज़ें हैं, इनके 10-15 टॉपिक है जिनके शॉर्ट नोट्स बनाए जा सकते हैं, जो अंतिम तौर पर आपको तैयारी के जो एग्ज़ाम के 2-3 दिन पहले पढ़ सकते हो, इसलिए शॉर्ट नोट्स बना सकते हो आप।
सर ऑनलाइन कोचिंग करना चाहिए या ऑफलाइन? बिल्कुल। यदि आप जिस शहर में है और वहाँ कोचिंग की सुविधा है तो बिल्कुल ऑनलाइन कर सकते, ऑफलाइन कर सकते हैं। बाकी अगर आप घर बैठे तैयारी कर रहे हैं या किसी जिले के किसी तहसील के गांव में अगर तैयारी कर रहे हैं तो ऑनलाइन अच्छा प्लेटफॉर्म है। आजकल ऑनलाइन पे इतनी अच्छी कंटेंट है कि आप वहाँ से तैयारी कर सकते हो, बिल्कुल आपको कोई आवश्यकता नहीं है। सर पढ़ाई के दौरान माइंड स्थिर कैसे रखते हैं? भरत जी चारपटा जी का क्वेश्चन है। बिल्कुल, पढ़ाई के दौरान अपने, जैसे कि मैंने बताया कि अपने लक्ष्य को अच्छे से निर्धारित करें। सोचे कि आपकी एक सफलता कहीं ना कहीं आपके जो पूरे परिवार का जीवन और पूरे आपके क्षेत्र का जीवन बदल सकती है, तो यही आपका मोटिवेशन है। इसी को आपको एम बनाइए और अच्छे से तैयार कीजिए। प्री में कौन सी मैगजीन अच्छी है? प्री में एक दृष्टि की आती है, वीकली मंथली, उसको भी कर सकते हैं। एग्जाम पीडिया, तथ्य बाण, इनको आप अच्छे से प्रेफर कर सकते हैं। ठीक है, इस सेशन का आज यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद आपका सभी का यहाँ जुड़ने के लिए। और यदि आपके कुछ क्वेश्चन होंगे तो मेरे इंस्टाग्राम जो पेज है उस पर आप अच्छे से जुड़ सकते हैं और वहाँ क्वेश्चन आप बता सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए।